हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे होता है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से, वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस, सब कुछ हम लोगों ने काफी डिटेल में वन शॉट में कवर करा था। सेम इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं। तो देखो, अगर आप ये पर्टिकुलर चैप्टर टीआर जैन से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी लास्ट ईयर सेशन 24-25 की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। टीआर जैन से भी मैंने काफी डिटेल में वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। वहीं अगर आप संदीप गर्ग से पढ़ना चाहते हो देन दिस ईयर प्लेलिस्ट इज फॉर यू। तो संदीप गर्ग में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर में कार्डिनल अप्रोच भी है, ऑर्डिनल अप्रोच भी है। तो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच पूरा का पूरा वन शॉट के अंदर। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है, मतलब चैप्टर के दूसरे अध्याय, दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ने के दो अप्रोच हैं। पता है मैम, एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल वाला किसने दिया था? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने, तभी से मार्शलियन व्यू भी बोलते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया है? प्रोफेसर जे.आर. हिक्स जी ने, इसीलिए इसे हिक्सियन अप्रोच भी बोला जाता है। अब कार्डिनल वाला याद करो क्या होता है। कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स के अंदर। मैम थोड़ा सा सिंपल भाषा में बताओ। मैंने कहा मम्मा का जो भी है चंदा, सूरज, चुन्नू मुन्नू, वो थका हारा दिन की धूप में स्कूल से घर आया है और मम्मी आते ही अपने बेटे को पराठा खिला रही है और बेटा पराठा खा के बोल रहा है मम्मी यार मजा आ गया, पराठा खा के 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ये क्या है? दिस इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि आप यूटिलिटी को मेजर कर रहे हो कैसे? नंबर्स के अंदर। पढ़ा था ना वो पराठे वाला एग्जांपल कि पहला पराठा खा के मम्मा का मुन्नू बोल रहा है कि मम्मा 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। दूसरा पराठा खा के बच्चा बोल रहा है मम्मा 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया, मजा आ गया। तो बेसिकली यहां पर हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे थे नंबर्स के अंदर। 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। लेकिन जे.आर. हिक्स जी कहते हैं कि भैया प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा होता है क्या कि मम्मा का चुन्नू मुन्नू, मम्मा का जो लाल है वो पराठे खा के बोले कि मम्मा मजा आ गया, 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला? तुम करते हो कभी ऐसे कि थके आ रहे आए हो, मम्मी पराठे खिला रही है गोभी के और खा के बोल रहे हो मजा आ गया यार मम्मी, 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया? प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम चीजों को रैंकिंग देते हैं। हम किसी एक चीज को प्रेफर करते हैं ओवर द अदर, कि भैया थका हारा मुन्ना मम्मी का घर आया है, मम्मी बोल रही है बेटा पराठा खाएगा या फिर चपाती खाएगा, बता जो तुझे पसंद है वो ही बनाऊंगी, बहुत मजदूरी करके आया है। बेटा बोल रहा है मम्मा पराठा खाऊंगा, तो यहां पर उसने रैंकिंग दी, उसने पराठों को प्रेफर करा है ओवर चपाती। दिस इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो ऑर्डिनल में हम क्या कर रहे हैं? पराठों को फर्स्ट रैंक दे रहे हैं, चपाती को सेकंड रैंक दे रहे हैं। दिस इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है मैम, समझ में आया? तो यही जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसे हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। मैंने तुम्हें 3 ऑप्शंस दे दिए, हम तो खाने की बातें करेंगे, एकदम चटोरे हैं। तो मैंने तुम्हें 3 ऑप्शंस दे दिए, मुझे बताओ बेटा तुम्हें पिज्जा ज्यादा पसंद है, बर्गर ज्यादा पसंद है या डोसा ज्यादा पसंद है? तुम कह रहे हो मैम फर्स्ट नंबर पर तो पिज्जा। ठीक है, तो तुमने पिज्जा को रैंक 1 दे दी। मैंने बोला सेकंड नंबर पर बताओ, तो तुम कह रहे हो मैम सेकंड नंबर पर डोसा कर लो, डोसा भी बढ़िया लगता है। मैंने कहा थर्ड नंबर पर फिर तो वो बचा हुआ बर्गर है, वैसे भी बर्गर किसी किसी जगह का अच्छा होता है। तो दिस इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि आपने यूटिलिटी कैसे बताई है, आपने चीजों को रैंक दे दी। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इस अप्रोच के हिसाब से यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड एज हाई और लो, कि सबसे ऊंची रैंक तुमने पिज्जा को दे दी, सबसे नीची रैंक तुमने बर्गर को दे दी। तो यहां पर हम ऑर्डिनल नंबर्स यूज कर रहे हैं। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं बेसिकली, जो रैंकिंग के लिए काम में आते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? अब जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखो बेसिकली इको में क्या होता है, हर चीज की हम लोग टेबल पढ़ते हैं। इको में हम हर चीज की टेबल पढ़ते हैं और टेबल को या तो हम सेट बोलते हैं या फिर हम लोग स्केड्यूल बोलते हैं। कुछ बुक्स में सेट बोलते हैं, कुछ में स्केड्यूल बोलते हैं।
जब उसी टेबल को हम ग्राफ पर प्रेजेंट कर देते हैं, जब उसी टेबल को हम ग्राफ पर प्रेजेंट कर दें, मतलब टेबल का हम ग्राफ बना दें, तो उस ग्राफ को क्या बोला जाता है? कर्व बोला जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व तो तुमको तब समझ में आएगा ना जब तुम्हें यह समझ में आए इंडिफरेंस सेट क्या होता है। बोले तो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है। देखो ये क्या है, बहुत बार ऐसा होता है, मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त जो है वो डोमिनोज गए हैं। अब डोमिनोज गए हैं तो तुम्हारे सामने तुम पिज्जा ले रहे हो और गार्लिक ब्रेड ले रहे हो, तुम दो चीजें ले रहे हो, एक गुड है तुम्हारा पिज्जा और दूसरा है तुम्हारा गार्लिक ब्रेड। तो कई बार कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशंस तुम्हें बराबर सेटिस्फैक्शन देते हैं, कि तुम अपने दोस्त को बोल रहे हो यार ये तू एक काम कर, एक पिज्जा ले ले और 5 गार्लिक ब्रेड ले ले, या तो ये कॉम्बिनेशन ले ले, या फिर एक काम करते हैं 2 पिज्जा ले लेते हैं 3 गार्लिक ब्रेड ले लेते हैं। मेरी तरफ से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, मुझे दोनों कॉम्बिनेशंस पर बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात कि तुम क्या कह रहे हो? या तो तू एक काम कर बेटा, एक पिज्जा और 5 गार्लिक ब्रेड ले ले, या फिर 2 पिज्जा 3 गार्लिक ब्रेड ले ले। दो कॉम्बिनेशंस तुम्हारे सामने हैं, मेरी तरफ से इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले ले, कुछ भी खरीद ले, एक पिज्जा 5 गार्लिक ब्रेड खरीद ले, चाहे 2 पिज्जा 3 गार्लिक ब्रेड खरीद ले, मेरे को दोनों कॉम्बिनेशंस में क्या मिलेगा? बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं दोनों कॉम्बिनेशंस में क्या हूं? इंडिफरेंट हूं। मैम इंडिफरेंट क्या होता है? कि आप किसी एक कॉम्बिनेशन को ज्यादा प्रेफर नहीं कर सकते, आपको दोनों कॉम्बिनेशंस बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन जो है वो आपके लिए ज्यादा बेटर नहीं है, दोनों आपके लिए बराबर हैं। सो बेटा वैसे तो हम बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर 2 ही गुड्स लेकर चलेंगे। एक हो गए आपके एप्पल्स, एक हो गए बनाना, मतलब एक आपके पिज्जा हो गए, एक गार्लिक ब्रेड हो गई। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है एप्पल्स और बनानास के जो एक कंज्यूमर खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो एक एप्पल खरीद रहा है, 15 बनानास परचेज कर रहा है, या फिर वो 2 एप्पल खरीद रहा है, 10 बनाना खरीद रहा है, या फिर 3 एप्पल्स 6 बनानास, 4 एप्पल्स 3 बनानास। ये जो सारे कॉम्बिनेशंस है ना PQRST, ये सारे कॉम्बिनेशंस उस कंज्यूमर को बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, मतलब कोई कॉम्बिनेशन उसके लिए बेटर नहीं है। चाहे P कॉम्बिनेशन ले ले वो 1 एप्पल 15 बनाना, चाहे वो T कॉम्बिनेशन ले ले 5 एप्पल 1 बनाना, हर कॉम्बिनेशन उसको बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो इन कॉम्बिनेशंस की ये जो टेबल बनती है, इन कॉम्बिनेशंस का ये जो सेट बना है, इसी को इंडिफरेंस सेट या फिर इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? सो इंडिफरेंस सेट इज अ सेट, सेट है पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें हम 5 कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं, कितने भी कॉम्बिनेशंस दिखा सकते हैं। सेट है ऐसे कॉम्बिनेशंस का 2 गुड्स के which offers the consumer the same level of satisfaction, कि इस सेट में जितने भी कॉम्बिनेशंस है PQRST, ये सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं? बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। The consumer is indifferent across all combination, कंज्यूमर इंडिफरेंट है, वो किसी एक कॉम्बिनेशन को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकता, वो नहीं बोल सकता कि भैया ये जो R वाला कॉम्बिनेशन है 3 एप्पल 6 बनाना, ये मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है ना, सारे कॉम्बिनेशंस उसके लिए बराबर है, सब बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। सो ये जो टेबल है, इस टेबल को बोला जाता है इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस शेड्यूल। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है, दोस्त को ऐसे ही बोलते हैं ना, यार या तो तू एक पिज्जा ले ले या और साथ में 5 गार्लिक ब्रेड ले ले, या फिर एक काम कर 2 पिज्जा ले ले 3 गार्लिक ब्रेड ले ले, जो तेरी मर्जी आए वो ले ले। ये इंडिफरेंस सेट है 2 कॉम्बिनेशंस का। अब अगर इसी इंडिफरेंस सेट को हम ग्राफ पर प्रेजेंट कर देंगे तो हमें इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। ई को यही है ना। सो इंडिफरेंस कर्व क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका? इंडिफरेंस सेट का। और वो इंडिफरेंस सेट क्या शो कर रहा था? वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस, एप्पल्स और बनानास के कॉम्बिनेशन, among which the consumer is indifferent, और इन कॉम्बिनेशंस में हमारा कंज्यूमर इंडिफरेंट है, सब उसको बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ऑल कॉम्बिनेशंस आर इक्वली सेटिस्फैक्टरी टू द कंज्यूमर, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व को बोला जाता है इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व या फिर आइसो यूटिलिटी कर्व। चमक गया अच्छे से? अब मैम ये बताओ कि कर्व बनाते कैसे हैं? तो देखो ये हमारे पास में क्या है? हमारा इंडिफरेंस सेट है। अब यहां पर एप्पल्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, एप्पल्स को गेन कर रहे हैं, और बनानास हम क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमेशा जिस चीज को गेन करते हैं उसे एक्स एक्सिस पर दिखा दिया करो। सो एक्स एक्सिस पर क्या आ रही है? कमोडिटी एक्स, एक्स एक्सिस पर आ रही है, इसे कमोडिटी या फिर गुड एक्स बोल दो। यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं? एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स को हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली गेन कर रहे हैं।
वाई एक्सिस पर हम कमोडिटी वाई दिखा रहे हैं, यानी कि हम क्या दिखा रहे हैं, बनानास दिखा रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखो एप्पल्स 1 से लेकर 5 तक हुए हैं, तो एप्पल्स हम बना देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एप्पल। अगर आप बनानास देखो तो बनानास मैक्सिमम 15 तक गए हैं। अब 15 तक का तो हम बना नहीं सकते, तो 3 का गैप ले लेते हैं। 3 6 9 12 और 15, ठीक है, समझ में आया। अब बारी आती है प्लॉट करने की। तो देखो कैसे प्लॉट करोगे, एक एप्पल 15 बनाना, एक एप्पल 15 बनाना। तो बनाना तो आपने इधर से लिए, ठीक है, और एक एप्पल आपने इधर से ली। ये लाइंस बनाने का कोई सेंस नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट प्लॉट करना है। समझ में आ गया पहला। अगला क्या है, 2 एप्पल 10 बनाना। तो देखो 10 बनाना कहाँ आएंगे, 9 और 12 के बीच में 10 और 11 होगा ना, तो ये 10 बनाना और हमारे पास में आ गई 2 एप्पल्स आ गई, ये समझ लो, ये वाला पॉइंट हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन आता है 3 एप्पल्स 6 बनानास। सो 6 बनानास ये रहे हमारे पास में, और 3 एप्पल्स यहाँ आ गई। अगला कॉम्बिनेशन है 4 एप्पल्स 3 बनानास, 3 बनानास और 4 क्या है हमारे पास में, एप्पल्स, और लास्ट है 1 बनाना और 5 एप्पल। 1 कहीं यहीं आ रहा होगा ना, 1 2 3 ऊपर है। समझ में आया। तो ये हम लोगों ने हमारे पांचों कॉम्बिनेशंस प्लॉट कर दिए। पहला कॉम्बिनेशन पी क्या शो कर रहा है कि एक एप्पल ले रहे हैं और 15 बनानास ले रहे हैं। क्यू कॉम्बिनेशन शो कर रहा है 2 एप्पल्स ले रहे हैं, साथ में 10 बनाना ले रहे हैं। देन आर शो कर रहा है 3 एप्पल्स के साथ में हम लोगों ने 6 बनाना लिए। देन 4 एप्पल्स के साथ में हम लोगों ने 3 बनाना ले लिए, और लास्ट है 5 एप्पल्स के साथ में हम लोगों ने 1 बनाना लिया। समझ में आ गई मेरी बात। अगर इन्हीं पॉइंट्स को आप प्लॉट कर देते हो, अगर इन्हीं पॉइंट्स को आप प्लॉट कर देते हो, तो हमें मिल जाता है इंडिफरेंस कर्व, कि अगर हम इन्हें प्लॉट करेंगे ना बेटा, तो कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। मतलब अगर हम इन्हें प्लॉट करेंगे, आप एक्चुअली कर्व पर प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा कर्व हमें मिलने वाला है। सो ये क्या हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। समझ में आ गई मेरी बात। बेसिकली ये कुछ इस तरह का बना है, दिख गया कि भैया एक एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना, तो ये हमारा बन गया इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली कैसा बनता है, तो बेटा ये कुछ इस तरह का बनता है। कैसा बनता है, ऐसा बनता है। याद करो हम लोगों ने जब पीपीसी पढ़ा था तो पीपीसी कैसा बन रहा था, पीपीसी ऐसा बन रहा था, ऐसा ही बन रहा था। मैंने बताया था पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ओरिजिन के तरफ उसका मुंह ऐसे है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व उल्टा है, तो इंडिफरेंस के लिए हम बोलते हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स है। चलो भैया समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस इंडिफरेंस कर्व को गौर से देखोगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। मैम क्या बात, इंक्रीज इन वन गुड रिक्वायर्स अ डिक्रीज इन अदर गुड एंड वाइस वर्सा। भैया अगर एक गुड को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें दूसरा गुड डिक्रीज करना पड़ रहा है। अगर हम एप्पल्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम बनाना डिक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों, उसका जवाब मैं देती हूं। मैंने क्या बोला, इंडिफरेंस कर्व के जितने भी कॉम्बिनेशंस है, सारे कॉम्बिनेशंस पर कंज्यूमर को क्या मिलता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब मुझे बताओ, एक एप्पल से 2 एप्पल हो गई, ठीक है भैया 2 एप्पल, तो बनाना कम करे ना। मान लो बनाना कम नहीं करे जा रहे, एप्पल तो 1 से 2 कर ली कंज्यूमर ने, लेकिन अभी भी वो 15 बनानास ही कंज्यूम कर रहा है। ये आपका कॉम्बिनेशन क्यों है, मान लो। तो अगर मैं आपको बोलूं पी कॉम्बिनेशन है 1 एप्पल 15 बनाना, और क्यू कॉम्बिनेशन है 2 एप्पल 15 बनाना, मुझे बताओ तुम कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे। तुम डेफिनेटली ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे, क्योंकि यहां पर तुम्हें बनाना तो 15-15 बराबर मिल रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा एप्पल मिल रही है, हो रहा है ना। लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि सारे कॉम्बिनेशंस पर क्या मिलना चाहिए, बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। नाम ही यही है ना इंडिफरेंस, कि आप इंडिफरेंट रहो, आप किसी एक को बेटर नहीं बता सकते। अगर मैं एप्पल बढ़ा दूं और बनानों को कम ना करूं, तो भैया क्यू वाला जो पॉइंट है वो मेरे लिए बेटर हो गया, क्यू कॉम्बिनेशन मेरे लिए बेटर है, मतलब मैं इंडिफरेंट नहीं रही। लेकिन मुझे इंडिफरेंट रहना है, सारे कॉम्बिनेशंस बराबर सेटिस्फैक्शन तभी देंगे जब एक को बढ़ा रहे हो तो आप दूसरे को क्या करो, कम करो। समझ में आ गई मेरी बात। इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व,
each combination of two goods gives equal satisfaction. So when a consumer increases the consumption of one good, जब वो एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो दूसरा गुड बनाना का कंजम्पशन उसे कम करना ही पड़ेगा, तभी उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा हर लेवल पर। अगर वो बनाना का कंजम्पशन कम नहीं करेगा तो अगला जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो उसे हमेशा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। पी से ज्यादा क्यू प्यारा हो जाएगा अगर वो बनाना कम ना करे। और फिर मान लो 3 बनानास और 3 एप्पल्स और बनाना अभी भी 15 ही चल रहे हैं तो उसको आर कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर लगेगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशंस पर क्या मिले, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। तो एक को इंक्रीज करना है तो दूसरे को वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। पहली बात क्लियर हो गई। एक ऑब्जर्वेशन और है जो बाद में एक्सप्लेनेशन है बट मैं साथ साथ में बता रही हूं। एज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड डिक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। भैया देखो, जैसे जैसे एक का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है बनानास का कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये तो हमें पता है। लेकिन बात क्या लिखी हुई है कि बनानास का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। मैम इसका मतलब समझाओ। देखो, पहले एक एप्पल पाने के लिए 1 से 2 एप्पल हमने कितने बनाना सेक्रीफाइस करे, कितने बनानास त्यागे, 5 बनाना सेक्रीफाइस करे। फिर एक एप्पल बढ़ाने के लिए हमने कितने बनाना सेक्रीफाइस करे, 10 से 6 मतलब 4 बनाना सेक्रीफाइस करे। फिर 3 से 4 एक एप्पल पाने के लिए हमने सिर्फ 3 ही बनाना सेक्रीफाइस करे। फिर एक एप्पल पाने के लिए हम सिर्फ 2 ही बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब एप्पल को गेन करने के लिए बनाना को जो सेक्रीफाइस करने की इंटेंसिटी है, इच्छा है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है कि पहले तो 5 बनाना सेक्रीफाइस कर दिए, फिर सिर्फ 4 ही करे, फिर सिर्फ 3 ही करे, फिर सिर्फ 2 ही करे। यही बात यहां पर लिखी है कि भैया बनानास का कंजम्पशन डिक्रीज भी हो रहा है। और कैसे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट मतलब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। रेट का मतलब यही है, अगर ये डिफरेंस बढ़ रहा होता तो मैं बोलती बनानास का कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। डिफरेंस कम हो रहा है तो मैं बोल रही हूं बनाना का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। इसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि भैया एक गुड को पाने के लिए आप कितना दूसरा गुड सेक्रीफाइस कर रहे हो, उस रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि भैया आप एप्पल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बनानास के लिए, आप एप्पल्स ले रहे हो बनानास के लिए, तो आप एक गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो दूसरे गुड के लिए, इस रेट को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और आसान भाषा में बताऊं कि एक एप्पल पाने के लिए आप कितने बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हो, इस रेट को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीधा सा है, आपने कितने बनाना सेक्रीफाइस कर दिए, कितने आपने बनाना सेक्रीफाइस कर दिए, आपके बनाना में कितना चेंज आया, डेल्टा मतलब चेंज, एप्पल पाने के लिए। तो अगर आप पहले वाले का निकालोगे, कितने बनाना सेक्रीफाइस करे, 5, कितने एप्पल पाने के लिए, एक एप्पल पाने के लिए। चेंज देख रहे हैं ना, 15 से 10 पर आ गए, 5 का चेंज आया, 1 से 2 पर आ गए, 1 एप्पल गेन करा, 5 आ गया, 5:1 भी लिख सकते हो। अगला देखो, कितने आप बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 4, कितने एप्पल पाने के लिए, एक एप्पल पाने के लिए, 4:1 या फिर 4 बोल लो। फिर कितना है, 3 सेक्रीफाइस करा, 3/1 तो 3:1। देन कितना सेक्रीफाइस करा, 2:1। सो ये जो MRS है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम लोगों ने निकाल कर देख लिया, 5, 4, 3, 2, 1 मतलब 5:1, 4:1, 3:1, इस तरह से। तो यही बात है कि एक का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, वो भी कैसे, डिक्रीजिंग रेट से। क्यों, क्योंकि ये जो MRS है ये कैसा है, डिमिनिशिंग है। कैसा है मैम, डिमिनिशिंग है, यानी कि MRS आपका डिक्रीज होता जा रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। मैम ये बताओ, ये MRS डिक्रीज क्यों हो रहा है। पहली बात तो समझ में आ गई ना, MRS है क्या, कि भैया एक एप्पल पाने के लिए कितने बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। मैम ये फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि Y का मतलब है कितना आप गुड Y सेक्रीफाइस कर रहे हो एक एक्स्ट्रा गुड X को पाने के लिए। और गुड Y क्या है, हमारा बनाना है, यानी कि जिसे हम कौन सी एक्सिस पर शो करते हैं, Y एक्सिस पर।
बनाना गुड वाई है और एप्पल्स गुड एक्स है। कितना गुड वाई सेक्रीफाइस करा जा रहा है गुड एक्स को पाने के लिए। गॉट माई पॉइंट। अब मैम ये डिमिनिशिंग क्यों है, ऐसा क्यों है? बेटा जैसे जैसे हम एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, ध्यान से समझना, जैसे जैसे आप किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो उस चीज से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो डिक्रीज होती जाती है। हम लोगों ने कार्डिनल वाले में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद आया कि जैसे जैसे किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उस चीज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ठीक है भैया, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है हमारे पास में, और आप बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे हो, बनानास आपके पास में कम होते जा रहे हैं, 15 से 10, 10 से 6 कम होते जा रहे हैं। जो चीज आपके पास में कम होती है, जो चीज आपके हाथ से निकलती जाती है, आपके मन में उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है, आपको उसकी वैल्यू समझ में आने लगती है, आपके मन में उसकी यूटिलिटी बढ़ने लग जाती है। इसीलिए वो हर एक्स्ट्रा एप्पल के लिए कम से कम बनाना सेक्रीफाइस करना चाहता है, क्योंकि एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, उसके लिए उसे बनाना को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की गिर रही है, इसीलिए वो हर एक्स्ट्रा एप्पल के लिए बनाना को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, क्योंकि अब बनाना को पाने की उसकी जो डिजायर है, इच्छा है, वो बढ़ने लग गई, क्योंकि बनाना की उसके पास में क्या हो गई, कमी हो गई। तो हालांकि आपकी बुक में इतना डिटेल में दे नहीं रखा था जितना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अगर मुझे कोई टर्म लिखी हुई दिखती है तो मुझे लगता है बच्चों को एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए उसकी, है ना। यूट्यूब पर भी बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए। सो इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम लोगों ने निकाला था कि कितना गुड वाई, कितना बनाना सेक्रीफाइस करे एक गुड एक्स, यानी कि एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए, ये क्या हो रहा था, डिमिनिश हो रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था। क्यों? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम, जैसे जैसे हम गुड एक्स मतलब एप्पल कंज्यूम करते जा रहे हैं, his intensity of desire for good x tends to decline। तो गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो गुड एक्स को पाने की इच्छा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और जैसे जैसे हम गुड वाई को गिवन अप यानी कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, उसको पाने की जो डिजायर है, इच्छा है, वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए x की हर सक्सेसिव एडिशनल यूनिट के लिए कंज्यूमर जो है वो y को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाह रहा है। तो कभी भी कोई पूछ ले तो याद रखना कि भैया एक का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए दूसरे का कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं, और दूसरे के कंजम्पशन को डिक्रीज कर रहे हैं, कैसे, डिक्रीजिंग रेट से, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आगे आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये तो तुम्हें एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा। देखो, एक तो मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन दे रही हूं ए और बी। मैंने बोला ए और बी में से मुझे चूज करके बताओ तुम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करोगे। ए में तुम्हें एक पिज्जा 3 गार्लिक ब्रेड मिल रही है, और बी में तुम्हें एक पिज्जा और 5 गार्लिक ब्रेड मिल रही है। तुम एक रैशनल, एक समझदार कंज्यूमर हो, कोई बावड़े कंज्यूमर नहीं हो। तुम कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे? ये वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें तुम्हें 2 गार्लिक ब्रेड एक्स्ट्रा मिल रही है, तो तुम्हें इससे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, इससे तुम्हें टोटल यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। मार्जिनल की बात नहीं करी, टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। मैंने बोला एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, 3 कुकीज 2 चॉकलेट या फिर 4 कुकीज 3 चॉकलेट, डेफिनेटली तुम ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करोगे। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है एक जो रैशनल कंज्यूमर है वो हमेशा वो बंडल चूज करता है, वो कॉम्बिनेशन चूज करता है जिसमें उसको ज्यादा गुड्स मिल रहे हैं, जिसमें उसको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है, क्वालिटी वगैरह सब एकदम सेम है। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब एक रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी, क्योंकि जितनी वो कमोडिटी खरीदेगा उतना ही उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होती है पता है हमें, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। तो वो कौन सा बंडल चूज करेगा? जिसमें उसको ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा गुड्स मिल रहे हैं। समझ में आ गया मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। आगे हम बात करते हैं भैया इंडिफरेंस मैप क्या होता है। देखो, इंडिफरेंस कर्व तो तुमको समझ में आ गया। एक्स एक्सिस पर वो गुड दिखा रहे हैं जिसका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस पर वो दिखा रहे हैं जिसका कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, जिसे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। अगर मैं एक ही ग्राफ के ऊपर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दूं, मतलब मैं इंडिफरेंस कर्व्स की फैमिली बना दूं, परिवार बना दूं, तो वो इंडिफरेंस मैप है। समझ में आई मेरी बात? कि अगर मैं एक ही ग्राफ के ऊपर, ये मैंने इंडिफरेंस कर्व 1 बना दिया, ये मैंने इंडिफरेंस कर्व 2 बना दिया, ये मैंने इंडिफरेंस कर्व 3 बना दिया,
ऐसे में कितने भी इंडिफरेंस कर्व्स बना सकती हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स मैं बना सकती हूँ, अनगिनत। सो अगर मैं एक कर्व पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स बना रही हूँ, इंडिफरेंस कर्व्स की फैमिली बना रही हूँ, दैट इज इंडिफरेंस मैप। सो इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। यहां पर हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस शो कर रहे हैं। अब देखो, हमेशा याद रखना, जो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होता है ना, उससे उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैंने क्या बोला, एक इंडिफरेंस कर्व पर तो आप जितने भी पॉइंट्स लोगे, चाहे आप इस पे P पॉइंट ले लो, चाहे आप इस पे Q ले लो, चाहे आप इस पे R पॉइंट ले लो, चाहे S ले लो, एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं, बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। मैम समझाओ। मैंने कहा इंडिफरेंस कर्व 1 पर ये हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ले लिया, Q कॉम्बिनेशन हम लोगों ने ले लिया, तो इस पे कंज्यूमर को इतने तो बनाना मिल रहे हैं, ठीक है, और इतने उसको क्या मिल रहे हैं, एप्पल्स मिल रहे हैं। समझ में आई मेरी बात। लेकिन अगर वो कोई कॉम्बिनेशन लेता है इंडिफरेंस कर्व 2 पर, मान लो ये कॉम्बिनेशन उसने लिया है, ये कॉम्बिनेशन है A, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बनानास तो उसे इतने मिल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एप्पल्स उसे एक्स्ट्रा मिल रही हैं। समझ में आई मेरी बात। ए के हिसाब से इतने बनानास मिल रहे हैं, लेकिन एप्पल्स उसको इतनी मिल रही हैं, तो ज्यादा एप्पल्स मिल रही है ना, तो इंडिफरेंस कर्व 3 उसको क्या देगा, ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व 3 की बात करते हैं हम। इस पे मैंने पॉइंट ले लिया बी के हिसाब से देखो यहां पर और यहां पर, मतलब इतना तो वो बनानास कंज्यूम कर रहा है और इतने वो एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है। सो IC3 विल ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, समझ में आया। सो हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उस पर आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया था, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड एक्स की पाने के लिए, एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए आप कितनी यूनिट्स गुड वाई की सेक्रीफाइस करना चाहते हो, आप कितनी यूनिट्स बनाना की सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, इस रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। समझ में आ गई मेरी बात। मतलब ये रेट है कि आप एक गुड को सब्सटीट्यूट कर रहे हो दूसरे गुड के लिए, आप x को सब्सटीट्यूट कर रहे हो y के लिए, मतलब y की जगह पर अब आप x का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हो, y का कंजम्पशन डिक्रीज कर रहे हो। आप एक गुड को सब्सटीट्यूट कर रहे हो दूसरे गुड के लिए, इस रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same। और एक IC पर जितने भी पॉइंट्स है उस पे कंज्यूमर को क्या मिलेगा, हमेशा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई, गुड वाई मतलब हमारा बनाना, फॉर गुड एक्स। समझ में आ गई मेरी बात। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, कितना बनाना सेक्रीफाइस करा जा रहा है एक एक्स्ट्रा एप्पल को पाने के लिए। अब बनानास को हम y एक्सिस पर दिखाते हैं, जिसे सेक्रीफाइस करते हैं उसे y एक्सिस पर दिखाते हैं, तो इसे हम गुड y बोल सकते हैं, जिसे गेन करते हैं उसे x एक्सिस पर। तो फॉर्मूला हो गया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कोई पूछ ले, अगर तुमसे CUET में पूछा जाता है या फिर MCQs में पूछा जाता है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बता दो, तो मैंने तुम्हें स्लोप निकालना सिखा रखा है। तुम पहुंच जाओ अपने इंडिफरेंस कर्व पर, ये इंडिफरेंस कर्व है। स्लोप कैसे निकालते हैं, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस पर जो चेंज आया वो अपॉन x एक्सिस पर जो चेंज आया वो। P कॉम्बिनेशन से हम मान लो Q कॉम्बिनेशन पर आ रहे हैं, तो बेटा P से जब हम Q में आ रहे हैं तो आपने इतना गुड y सेक्रीफाइस करा, तो ये है चेंज इन y। P कॉम्बिनेशन से Q कॉम्बिनेशन पर आ रहे हो, पहले आप इतना एप्पल्स कंज्यूम कर रहे थे, अब आप इतने एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हो, तो इतना आपने गुड x गेन करा, नीचे आ गया चेंज इन x। और ये फॉर्मूला किसका होता है, MRS का ही होता है ना, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, MRS। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। MRS क्या होता है, फॉल होता है। उसके पीछे का भी मैंने आपको रीजन बताया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैम एक बार दोबारा बता दो, देखो आप गौर से देखो, P कॉम्बिनेशन से Q कॉम्बिनेशन पर आए, तो इसके लिए एक एप्पल को पाने के लिए कितने बनाना सेक्रीफाइस करे, 5 से 10 बनाना पर आ गए, मतलब 5 बनाना क्या करे, सेक्रीफाइस करे। तो यहां पर MRS क्या आ रहा है,
5/1, ये समझ लो 5:1 भी बोल सकते हो, 5 आ रहा है। फिर मैंने बोला Q कॉम्बिनेशन से R पर आए, एक एप्पल पाने के लिए कितने बनाना सेक्रीफाइस करें, 10 से 6 4 बनाना सेक्रीफाइस करें, 4/1 4 आ रहा है। देन R से S वही एक एप्पल पाने के लिए 3 बनाना सेक्रीफाइस करें। देन S से T वही एक एप्पल पाने के लिए कितने बनाना सेक्रीफाइस करें, 2 बनाना सेक्रीफाइस करें। तो ये MRS क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, एप्पल से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे हम बनाना को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बनाना की कमी आ रही है, हमें बनाना की हमारे मन में डिजायर बढ़ने लग गई है, बनाना को सेक्रीफाइस करने की हमारी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। भैया इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो ना बनाना को, एप्पल के लिए। एप्पल से जब मार्जिनल यूटिलिटी ही कम मिल रही है तो एक एक्स्ट्रा एप्पल के लिए क्यों आप ज्यादा बनाना सेक्रीफाइस करोगे। इसलिए ये जो MRS है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है मैम, समझ में आ गया अच्छे से। सो MRS फॉल्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब भैया IC एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं इसके मैम अजम्पशंस भी बता दो। तो देखो पहला अजम्पशन है कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमोडिटीज लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी कमोडिटीज है, सारी तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 2 कमोडिटीज हम लेकर चल रहे हैं और कंज्यूमर जो है वो अपनी पूरी इनकम को इन 2 कमोडिटीज पर स्पेंड करता है। कंज्यूमर हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, उसकी मनी इनकम कांस्टेंट है और पूरी मनी को वो इन 2 ही गुड्स पर स्पेंड कर रहा है और दोनों की प्राइसेस कांस्टेंट है, बार बार प्राइसेस में चेंज नहीं आ रहा। सेकंड है नॉन सटाइटी। नॉन सटाइटी मतलब कंज्यूमर की जो चॉइस है वो कैसी है, मोनोटोनिक है। वो हमेशा वो कॉम्बिनेशन चूज करेगा जिसमें उसको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। मैंने एग्जांपल दिया था ना, 2 पिज्जा 3 गार्लिक ब्रेड आप प्रेफर करोगे या फिर 2 पिज्जा 5 गार्लिक ब्रेड, 2 पिज्जा 5 गार्लिक ब्रेड, जिसमें आपको ज्यादा कमोडिटी मिल रही है, ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं, आप वो कॉम्बिनेशन चूज करोगे। ही ऑलवेज प्रेफर्स अ बंडल, बंडल मतलब कॉम्बिनेशन, जहां पर उसको ज्यादा गुड्स मिले ताकि उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे रैंकिंग दी जाती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अभी हम लोगों ने देखा। IC हमारा कॉन्वेक्स ही क्यों है, IC कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है। पता है ये कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। याद करो जब मैंने आपको PPC पढ़ाया था, PPC कैसा था, कॉनकेव था। तो PPC के लिए हम लोगों ने स्लोप क्या पढ़ा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद आया, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो PPC कॉनकेव था। यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब PPC हमारा कैसा बना है, कॉन्वेक्स बना है। तो इसी अजम्पशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और लास्ट जो कंज्यूमर है वो रैशनल है यार, समझदार है, वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रखना चाहता है, वो कोई बावला सा कंज्यूमर नहीं है, पागल कंज्यूमर नहीं है। समझ में आ गई बातें। तो देखो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई IC होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज की, फीचर्स की। पहला फीचर क्या है मैम, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। देखो जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा कौन सा साइड है, राइट साइड है। जब हम लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं बेटा, तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, नीचे आ रहा है ना। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि अगर हमें एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करना है, एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना है, तो हम बनानास का कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बनानास का कंजम्पशन डिक्रीज नहीं करेंगे, एप्पल्स का बढ़ाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सारे कॉम्बिनेशंस हमें बराबर सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे। आप एप्पल बढ़ाते जा रहे हो और बनानास आपके सेम है, बनानास को आप कम नहीं कर रहे, तो भैया नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस जो आगे वाले कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके लिए ज्यादा बेटर होंगे। लेकिन IC पर हम क्या बोलते हैं, हर कॉम्बिनेशन हमें बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, तो एक को बढ़ाना है तो दूसरे को हम कम करेंगे, ताकि हर कॉम्बिनेशन पर, चाहे आप P कॉम्बिनेशन लो, चाहे Q लो, चाहे R लो, हर कॉम्बिनेशन आपको बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे। सो IC स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है एक का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं एप्पल्स का, तो बनानास का डिक्रीज कर रहे हैं। कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड, ताकि उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो IC पर हमेशा
कांस्टेंट रहे। पहली प्रॉपर्टी याद हो गई। सारी प्रॉपर्टीज मेरे साथ में याद करो। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ में याद करो और मुझे कमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स लिख देना। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकंड है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। भैया आईसी कैसा है? कॉन्वेक्स है। इसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बता चुकी, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अभी मैंने आपको रीजन बताया था, जब मैंने आपको पीपीसी पढ़ाया था तो पीपीसी कैसा था? कॉनकेव था। पीपीसी का स्लोप क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम लोगों ने देखा था ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, दैट इज द रीजन पीपीसी कैसा था? कॉनकेव था। लेकिन अभी आईसी का स्लोप क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे निकलता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। बोले तो चेंज इन बनानास अपॉन चेंज इन एप्पल्स। और ये एमआरएस हमारा क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। दैट इज द रीजन पीपीसी कैसा है? कॉन्वेक्स है। एमआरएस डिक्रीज क्यों हो रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। वही बात लिखी है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, his intensity of desire for good x tends to decline। गुड एक्स को पाने की उसकी इच्छा खत्म होती जाती है, क्योंकि उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो गया। ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे वो गुड वाई को सेक्रीफाइस करता जा रहा है, गुड वाई की उसके पास में कमी हो रही है, उसे उसकी वैल्यू समझ में आने लगी है, उसके मन में गुड वाई को पाने की डिजायर बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो हर एक्स्ट्रा एक्स की यूनिट के लिए गुड वाई को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। आईसी का स्लोप क्या होता है? मैंने बताया था एमआरएस। ठीक है मैम, क्लियर है। थर्ड है हायर द इंडिफरेंस कर्व ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर मैं एक इंडिफरेंस मैप बना देती हूं, इस पे ये है IC1 और मान लो ये है IC2, दो भी बन गए तो ये इंडिफरेंस मैप है। जो IC ऊपर है वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। मैम कैसे? एक पॉइंट आप ये ले लो, इस पॉइंट के हिसाब से, P पॉइंट के हिसाब से आप इतने तो क्या कंज्यूम कर रहे हो? आप इतने तो बनानास कंज्यूम कर रहे हो और इतने एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन अगर आप IC2 पर गए और मान लो आप ये ऑप्शन लेते हो Q वाला, तो Q वाले के हिसाब से आप बनानास इतने ले रहे हो, लेकिन एप्पल्स आप कितने ले रहे हो? एप्पल्स आप इतने ले रहे हो। ज्यादा एप्पल्स मिल रहे हैं मतलब IC2 आपको क्या देगा? ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। फिर आता है ICs डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल बेसिक सी फुद्दू सी हलवा मैथमेटिक्स में यहाँ पर लगाने वाली हूँ कि कभी भी IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मैम जरा समझा दो। मैंने कहा ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व एक और है, तो मतलब ये हो गया इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2। मैंने कहा ये दो IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोले तो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कभी भी IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्रॉस नहीं करते। जरा मैम प्रूव कर दो इस बात को। बेटा मैं IC1 की बात कर रही हूँ। IC1 पर दो पॉइंट है, एक तो ये A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। ठीक है, तो IC1 पर दो पॉइंट है, मान लो A पॉइंट और B पॉइंट, दो कॉम्बिनेशन है। अब एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। मतलब A और B दोनों पर क्या मिलेगा? कंज्यूमर को बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये पहली इक्वेशन। ठीक है मैम, समझ में आ गया। मैंने बोला ये जो IC2 है इस पे भी मैं दो पॉइंट्स ले रही हूँ। एक तो पॉइंट A ही आ गया, ये IC2 पर भी आ सकता है ना क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक है C। इसके हिसाब से इंडिफरेंस कर्व 2 पर दो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं A और C, दोनों बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। A और C पर क्या मिल रहा है? बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ में आया? इंडिफरेंस कर्व 1 पर दो पॉइंट से A और B दोनों पर बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। IC2 पर दो पॉइंट से A और C उन दोनों पर भी बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। A B के इक्वल है, A C के इक्वल है, इसका मतलब हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं बोल सकती हूँ दोनों अगर A के इक्वल हैं तो B और C आपस में भी इक्वल होने चाहिए ना। ऐसा ही होता है ना बेसिक मैथ्स कि A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C ऑल्सो। A कट गया तो B और C भी इक्वल होने चाहिए। मुझे बताओ B और C इक्वल है क्या? है क्या इक्वल? नहीं है, जाहिर सी बात है। B की अगर हम बात करें तो B पर आपको इतने तो बनाना मिल रहे हैं और इतनी आपको एप्पल्स मिल रही हैं, लेकिन अगर हम C की बात करें तो C के हिसाब से आपको बनाना भी ज़्यादा मिल रहे हैं और डेफिनेटली आपको एप्पल्स भी ज़्यादा मिल रही हैं। C इज ऑफरिंग मोर सेटिस्फैक्शन।
तो भैया दो आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। हम लोगों ने खुद ही देख लिया, जो बात हम लोगों ने लिखी थी वो बात कहीं ना कहीं फेल हो गई। सो टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दो आईसी कभी सेम सेटिस्फैक्शन शो नहीं कर सकते। सी वाला पॉइंट जो है मतलब IC2 है वो हायर सेटिस्फैक्शन ऑफर कर रहा है। इसका मतलब एक जो पॉइंट है ना, ए पॉइंट, उससे कभी भी दो आईसीज क्रॉस नहीं कर सकते, पास नहीं हो सकते। एक पॉइंट से एक ही आईसी पास होगा। और मैम लास्ट प्रॉपर्टी, बेटा ये जो आईसी होते हैं ना, ये ना कभी एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना ये कभी वाई एक्सिस को टच करते हैं। आपकी बुक में एक छोटे से बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा। मैम इसका मतलब बताओ, मैंने कहा मान लो ये जो आईसी है इसने एक्स एक्सिस को टच कर दिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 2 3 4 5। मान लो 5 एप्पल्स कंज्यूम करी जा रही हैं और देखा जाए तो बनाना क्या है? 0 है। इसका मतलब यही है कि कंज्यूमर 5 एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है और बनाना का कंजम्पशन कितना है? 0 है। वहीं अगर मान लो ये जो आईसी है ये वाई एक्सिस को टच कर देता है, इसका मतलब है 15 बनाना कंज्यूम करे जा रहे हैं लेकिन एप्पल्स का कंजम्पशन क्या है? 0 है। इसी वजह से आईसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं दोनों गुड्स में से कभी भी किसी गुड का कंजम्पशन 0 नहीं होता। कंज्यूमर साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों गुड्स को थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करता ही है। किसी भी गुड का कंजम्पशन 0 नहीं होता, बिकॉज आईसी कंसिडर्स कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स साइमल्टेनियसली। दोनों गुड्स का कंजम्पशन होना चाहिए। एक्स एक्सिस को टच कर दिया, इसका मतलब गुड वाई का कंजम्पशन 0 है। वाई एक्सिस को टच कर दिया, इसका मतलब गुड एक्स का कंजम्पशन 0 है, जो कि आईसी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। हो गई पांचों प्रॉपर्टीज याद। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर है हायर द आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर है दो आईसी नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। और लास्ट है आईसीज डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है मैम, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बजट लाइन की। भैया आईसी जो हम पढ़ रहे हैं ये कंज्यूमर की इच्छा के हिसाब से बना हुआ है। आईसी कंज्यूमर की इच्छा के हिसाब से है कि यार ये हमारा एक आईसी है, इस पे जितने भी पॉइंट्स है वो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, बट एक्चुअल में वो कितना कंज्यूम करेगा ये तो उसके बजट पर डिपेंड करता है ना। आप बोल रहे हो कि भैया आपको तो मान लो आपको आईफोन 15 चाहिए, ठीक है भैया, लेकिन मान लो आपका बजट है सिर्फ 20,000 रुपए, तो खरीद सकते हो क्या? नहीं। तो बजट आपको कहीं ना कहीं क्या कर देता है? कॉन्स्ट्रेंट कर देता है कि आप तो कुछ भी सोच रहे होंगे कि मैं ये कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ, ये कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ, ये कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ। बजट लाइन अपने को अपनी औकात याद दिलाती है कि हमारा बजट क्या है। सो कंज्यूमर का बजट क्या है? कंज्यूमर की इनकम आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर कंज्यूमर की मनी इनकम आप बोल सकते हो कि भैया अगर कोई चीज उसके बजट के अंदर आ रही है, कि मैंने बोला कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो है 50,000। अगर किसी चीज की कॉस्ट 50,000 आ रही है तो वो खरीद सकता है। किसी चीज की कॉस्ट 25,000, 30,000, 49,000 आ रही है तो वो खरीद सकता है। किसी चीज की कॉस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होगी तो क्या वो खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो बजट लाइन के लिए कंज्यूमर बजट समझो। कंज्यूमर बजट का मतलब होता है कंज्यूमर की इनकम, मनी इनकम, उसकी परचेजिंग पावर जिससे वो अलग अलग गुड्स खरीद सकता है। हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं और वो कोई भी ऐसा गुड, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं परचेज कर सकता जो उसके बजट से बाहर है। सो कंज्यूमर्स बजट का मतलब है रियल इनकम, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर from which he can purchase certain quantitative bundles of two goods at a given price। प्राइस तो हमें पता है गुड्स की ये प्राइस है। कंज्यूमर बजट मतलब उसकी परचेजिंग पावर, उसकी इनकम, जिससे वो दो गुड्स के कोई कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकता है। अ कंज्यूमर कैन परचेज ओनली दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। वो सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकता है विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। कि अगर भैया उसकी इनकम 50,000 है तो वो कॉम्बिनेशंस जो 50,000 से कम के हैं, जिनकी कॉस्ट 50,000 से कम आ रही है, या फिर 50,000 के बराबर है कि आप 50,000 से कम वाले फोन खरीद सकते हो या फिर 50,000 तक के खरीद सकते हो, 50,000 से ज्यादा के नहीं खरीद सकते। सो कंज्यूमर्स बजट मतलब आपकी परचेजिंग पावर, आपकी मनी इनकम। ठीक है मैम, बात आती है बजट सेट क्या होता है। बजट सेट क्या होता है? देखो मैंने बोला तुम्हारी इनकम 50,000 है
तो मैंने क्या बोला, तुम 50,000 के फोन भी खरीद सकते हो, तुम 50,000 से कम के फोन भी खरीद सकते हो। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर परचेस कर सकता है विद द गिवन इनकम, उन सारे कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है बजट सेट। समझ में आ गई मेरी बात कि गिवन इनकम के अंदर आप इनकम के बराबर जो कॉस्ट आ रही है वो कॉम्बिनेशंस भी खरीद सकते हो, इनकम से आपकी इनकम से कम कॉस्ट आ रही है वो कॉम्बिनेशंस भी आप परचेज कर सकते हो कि इनकम 50,000 है तो भैया 50,000 के 50,000 खर्च हो जाए, वो कॉम्बिनेशंस भी आप चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा वाले नहीं कर सकते। अब 50,000 से कम 20,000, 30,000, 45,000 वाले वो कॉम्बिनेशंस भी आप परचेज कर सकते हो। तो वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अफोर्ड करता है, वो परचेज कर सकता है विद द गिवन इनकम, उन कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है बजट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपकी जो मनी इनकम है फॉर एग्जाम्पल है वो 20 रुपए है, मान लो 20 रुपए है, ठीक है। अब आप 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, आप एप्पल्स भी कंज्यूम कर रहे हो और आप जो है आप बनानास भी कंज्यूम कर रहे हो। यहां पर जब याद करो इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ रहे थे, तब दोनों गुड्स का कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होना चाहिए, किसी भी गुड का कंजम्पशन जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन बजट लाइन के केस में किसी भी गुड का जो कंजम्पशन है वो जीरो हो सकता है। हम बजट सेट पढ़ रहे हैं ना, अब ध्यान से देखना। मैंने कहा इनकम है 20 रुपए, आप एप्पल्स और बनाना खरीद रहे हो, एक एप्पल आता है 4 रुपए का और एक बनाना आता है 2 रुपए का। मैंने कहा आपने सारे पैसे बनाना पे लगा दिए, एप्पल्स का कोई कंजम्पशन नहीं है, आपने सारे पैसे बनाना पे लगा दिए, तो आप कितने बनाना खरीद लोगे? 10 बनाना खरीद सकते हो ना, एक बनाना 2 रुपए का आ रहा है तो आप 10 बनाना परचेज कर सकते हो, 0 एप्पल्स। यही हुआ एक कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन है कि 0 एप्पल्स और साथ में 10 बनाना। ठीक है मैम, हो गए पूरे के पूरे 20 रुपए खर्च। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सारी की सारी एप्पल्स खरीद लो, एक एप्पल 4 रुपए की, आपके पास में 20 रुपए हैं तो आप 5 एप्पल खरीद सकते हो। और बनाना कितने खरीदोगे? 0 खरीदोगे, क्योंकि 5 4 20, पूरे 20 रुपीज एप्पल में खर्च हो गए। तो एक ये हो गया 5 एप्पल्स प्लस 0 बनाना। इस सिचुएशन में तो पूरे पूरे 20 रुपए खर्च हो रहे हैं। आप ऐसे कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हो जिनमें 20 रुपए से कम खर्च हो रहे हैं, क्योंकि वो भी आप अटेन कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ी ना सारा स्पेंड करो। मैंने कहा आपने 2 एप्पल्स परचेज कर ली और 2 आपने बनाना परचेज कर लिए। अब 2 एप्पल्स परचेज करी मतलब 2 इंटू 4, कितने रुपए खर्च हो गए एप्पल्स पे? 8 रुपए। 2 बनाना मतलब 2 इंटू बनाना कितने का है? 2 रुपए का, 4 रुपए बनाना पे खर्च हो गए। तो 8 9 10 11 12 रुपीज आप खर्च कर रहे हो। तो आपने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया? 2 तो एप्पल और साथ में आपने 2 बनाना ले लिए। तो मतलब वो सारे कॉम्बिनेशंस जो आप परचेज कर सकते हो 2 गुड्स के, जो आप अफोर्ड कर रहे हो विद अ गिवन इनकम। अब इसमें वो भी कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं जब आपका पूरा पैसा खर्च हो जाए 20 के 20, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया। इसमें वो भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जहां पर आप कुछ सेविंग कर लेते हो कि आप पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहे। मतलब वो कॉम्बिनेशंस जिनकी जो कॉस्ट आ रही है, जैसे यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ रही है? 8 रुपए आ रही है। जो कॉस्ट आ रही है वो जाहिर सी बात है आपकी इनकम से कम आ रही है। आपकी इनकम कितनी है? 20 है। सो बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं 2 गुड्स के विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है गिवन हिज इनकम एंड प्राइजेस इन द मार्केट। हमें पता है उसकी इनकम 20 रुपए है, प्राइजेस भी हमें पता है, एक एप्पल 4 की आ रही है, एक बनाना 2 रुपए का आ रहा है। मैम बजट सेट की इक्वेशन बनाओ। अब देखो इक्वेशन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने बोला प्राइस ऑफ एप्पल्स को मल्टीप्लाई कर दो एप्पल्स की क्वांटिटी से, तो ये पता चल जाएगा ना एप्पल पर कितने रुपए खर्च हुए। जैसे यहां पर मैंने यही करा कि भैया एप्पल की क्वांटिटी दो और ये क्या है? एप्पल की प्राइस है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चल गया एप्पल पर कितना रुपया खर्च हुआ, कि एप्पल की कितनी कॉस्ट आई? 8 रुपए आई। प्लस कर दो प्राइस ऑफ बनानास इनटू क्वांटिटी ऑफ बनाना, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है इट शुड बी, मैं यहां पर लिख देती हूं इस आपको, ये एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है ये जरूरी नहीं है इनकम के बराबर आए। मैंने बोला ये जो कॉस्ट है वो इनकम से कम भी हो सकती है। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम। एम का मतलब होता है मनी इनकम। मनी इनकम टीआर जैन के अंदर इनकम को y से शो कर रखा है, तो आप y से भी शो कर सकते हो। मैम एक बार करके बताओ। मैंने बोला एप्पल आप खरीद रहे हो 2 और बनाना आप खरीद रहे हो 2। ठीक है भैया, एप्पल की प्राइस क्या है? 4। 4 इंटू कितने एप्पल्स खरीद रहे हो? 2 एप्पल। P का मतलब है प्राइस, Q का मतलब है क्वांटिटी, प्लस
बनानास की प्राइस क्या है 2 रुपीज, कितने बनानास परचेज कर रहे हो 2, तो कितना आया 2 4 जा 8, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, इट शुड बी लेस देन मनी इनकम कितनी है 20 रुपए, तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना, इट इज लेस देन मनी इनकम, ठीक है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो इक्वेशन समझ में आ गई, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम, यानी कि मनी इनकम। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एक कमोडिटी एक्स है, एक कमोडिटी वाई है, तो मैंने बोला प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स एक्सेस पर जो गुड आ रहा है, प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम। बजट सेट को ही हम बजट कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बजट सेट हमारे लिए एक लिमिट सेट कर देता है कि हम वही कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकते हैं जो कंज्यूमर की इनकम के बराबर है या फिर उसकी इनकम से कम है, कि 50,000 आपकी इनकम है तो वो कॉम्बिनेशंस जो 50,000 के आ रहे हैं या फिर 50,000 से कम के आ रहे हैं। गॉट इट? तो ये बात याद रखना, बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जिनकी कॉस्ट इनकम के इक्वल है या फिर इनकम से कम है। अब मैं आती हूं बजट लाइन पर। बेटा बजट सेट और बजट लाइन में यही अंतर है कि बजट लाइन के अंदर सिर्फ वो कॉम्बिनेशंस आएंगे जिनकी कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर की इनकम के इक्वल आ रही है, कि भैया एप्पल्स और बनानास पे जो टोटल खर्चा करा जा रहा है दैट खर्चा शुड बी इक्वल टू 20 रुपीज, वो 20 से कम नहीं होना चाहिए। बजट सेट में तो कम वाले भी आ रहे थे, बजट लाइन में कम वाले नहीं आते, और बजट लाइन का दूसरा नाम है प्राइस लाइन। सो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, वही दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, which can be purchased with the given income and prices, जो 20 रुपए के अंदर परचेज करे जा सकते हैं, और हमें प्राइजेस भी पता है, एक एप्पल 4 का है, एक बनाना 2 रुपए का है, such that the cost of each of these combination, जो भी आप कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो उस कॉम्बिनेशन की जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, मनी इनकम के इक्वल आनी चाहिए। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जब पूरे 20 रुपए खर्च हो रहे थे ना पूरे 20 रुपए खर्च, कि 10 बनाना खरीद लिए पूरे 20 रुपए खर्च हो गए, या फिर 15 एप्पल्स खरीदे 5 एप्पल्स खरीद ली पूरे 20 रुपए खर्च हो गए। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है जहां पर 2 एप्पल 2 बनाना खरीदे थे, मतलब 2 एप्पल मतलब 2 4 जा एप्पल कितने की थी 4 रुपीज की, 2 4 जा 8, बनाना कितने का था 2 रुपए का, 2 2 जा 4, यहाँ पर 12 रुपए ही खर्च हो रहे थे। ये कॉम्बिनेशन जो है वो बजट सेट में तो आ रहा है लेकिन बजट लाइन में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट है इट शुड बी इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इसके दूसरे नाम आपको याद रखने हैं, बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं, इसे हम प्राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, प्राइस इनकम लाइन भी बोलते हैं, एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन भी बोलते हैं। सीयूईटी के लिए आपको सारे नाम पता होने चाहिए, ठीक है। क्लास 11th में आपको बजट लाइन प्राइस लाइन दैट इज फाइन, 2 नाम पता है, ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखो कि बजट लाइन बनाते कैसे हैं। तो देखो अगर बजट लाइन बनानी है मतलब ये कर्व ही हो गया, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि बजट लाइन का स्केड्यूल कैसे बनता है, यानी कि टेबल कैसे बनती है। तो मैंने बोला कंज्यूमर की जो इनकम है वो 20 रुपए है, एप्पल्स 4 रुपए की आती है, बनाना 2 रुपए के आते हैं। मैं यहाँ पर कर्व अलग तरह से बना रही हूँ, आपके बुक वाला नहीं बना रही, आपके बुक वाला जो उल्टा है ना वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ये वाला कर्व बनाकर आना ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे, ये बना के आना ये ज्यादा बेटर है, बुक वाला आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। तो देखो ध्यान से, क्योंकि मैं हमेशा आपको ये बोल रही हूँ कि जिसका कंजम्पशन इंक्रीज करना है उसको एक्स एक्सिस पर दिखा दो। तो भैया एप्पल्स का कंजम्पशन हम इंक्रीज करेंगे, बनानास का डिक्रीज करेंगे। मैंने बोला कंज्यूमर जो है वो सारी इनकम बनाना पे खर्च कर रहा है, सारी इनकम वो किस पे खर्च कर रहा है, बनानास पे खर्च कर रहा है। तो मैंने कहा 2 रुपए का आता है बनाना, 20 रुपए उसके पास में है, तो मतलब वो 10 बनाना खरीद रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना 10 बनाना खरीद रहा है। एप्पल्स कितनी ले रहा है, वो 0 ले रहा है। आप करके देख लो, एप्पल 0 इंटू एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है 4 रुपए, प्लस बनाना कितने 10, बनाना की कॉस्ट कितनी है 2 रुपए है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 10 इंटू 2 कितना आ रहा है 20 रुपीज खर्च हो गए ना। बजट लाइन के लिए हम सिर्फ वो कॉम्बिनेशंस लेंगे जहां पर जो कॉम्बिनेशन की कॉस्ट आ रही है ना पूरी, वो कॉस्ट किसके बराबर आनी चाहिए, इनकम के बराबर आनी चाहिए, मतलब 20 रुपए कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला एप्पल्स इंक्रीज कर देते, एक एप्पल कर दी,
तो ठीक है भैया, एक एप्पल कर दी, एप्पल 4 रुपए की आती है, 1 इंटू 4, 4 रुपए खर्च हो गए, 16 रुपीज बचे ना। 16 रुपीज में आप कितने बनानास परचेज कर सकते हो? एक बनाना 2 रुपए का है, तो 8 बनानास खरीद लोगे। तो 8 इंटू 2 आप करके देख लो, 8 बनानास, 4 1 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 कितना हो गया? 20 हो गया। सिर्फ वही कॉम्बिनेशन आएंगे बजट लाइन के जहां पर कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट है वो मनी इनकम के बराबर है 20 रुपए हो। 2 एप्पल्स कर दी हम लोगों ने, तो 2 एप्पल, एक एप्पल 4 रुपए की आती है, 8 रुपए खर्च हो गए, 12 रुपीज बचे हैं। तो कितने बनानास खरीद सकता है? 6 बनानास, 6 इंटू 2, तो देख लो 6 2 ज़ा 12 आ रहा है ना, 20 हो गया। ठीक है मैम, समझ में आया। एक और एप्पल बढ़ा देते हैं, तो 3 एप्पल, 3 4 ज़ा 12, 12 रुपीज खर्च हो गए, 8 रुपए बचे हैं, एक बनाना 2 रुपए का है, 4 बनाना खरीदे जा सकते हैं। हो गए भैया 20 रुपए। यहां पर मैं सिर्फ यूनिट्स लिख रही हूं। 4 एप्पल्स कर दी तो बनानास आप और कम करोगे, आपने 2 बनाना कर दिए, देख लो 4 एप्पल कर दी, 4 इंटू 4, 16 रुपीज खर्च हो गए, 4 रुपए बचे हैं, तो 2 बनानास खरीदे जा सकते हैं। और एक हो सकता है 5 एप्पल्स आपने खरीद ली, ठीक है, तो 5 इंटू 4 अगर आप कर रहे हो, 20 रुपीज पूरे खर्च हो गए, बनानास क्या होंगे? 0 होंगे। बनानास क्या होंगे? 0 होंगे। सो बजट लाइन बनाने के लिए पहले मैंने आपको बजट लाइन का शेड्यूल बनाना सिखा दिया। आ गया कि एक का अगर हम कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे का कंजम्पशन हमें डिक्रीज करना ही पड़ रहा है। अब इंडिफरेंस कर्व के केस में एक का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे थे तो दूसरे का कंजम्पशन हम डिक्रीज कर रहे थे। क्यों? ताकि हर कॉम्बिनेशन हमें क्या दे? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे। लेकिन यहां पर ये बात नहीं है, यहां पर बात ये है कि एक का कॉम्बिनेशन, एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हमारी लिमिटेड इनकम है 20 रुपए। 20 रुपए ही हम खर्च कर सकते हैं, तो एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे का हमें झक मार के कम करना पड़ेगा क्योंकि हम यहां पर कॉन्स्ट्रेंट हो गए, हमारा बजट सिर्फ 20 रुपए का है। आईसी में हम एक का इंक्रीज कर रहे थे तो दूसरे का डिक्रीज कर रहे थे, क्यों? ताकि हर लेवल पर बराबर सेटिस्फैक्शन मिले। यहां पर एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो बनाना का डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो हमारी औकात से बाहर हो जाएगा। हमारी औकात ही 20 रुपए है। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। अब इसको जब आप प्रेजेंट करोगे कर्व पर, दैट विल बी योर बजट लाइन। तो एक्स एक्सिस पर हम एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, एप्पल्स आ जाएगी, मतलब ये है आपकी कमोडिटी एक्स। कमोडिटी भी बोल सकते हो, गुड भी बोल सकते हो। इधर आप क्या दिखा रहे हो? बनानास दिखा रहे हो। ये है हमारी कमोडिटी वाई। ठीक है मैम, वाई एक्सेस, ओरिजिन। अब देखो आप गौर से, एप्पल्स कितनी हुई हैं? 5 हुई हैं। ठीक है भैया, 5 दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5। बनानास कितने थे? मैक्सिमम 10 तक के गए थे, तो 2 2 का गैप ले लो, 2 3 4 6 8 और ये हो गया 10। ठीक है मैम, समझ में आ गया। हमेशा जिसका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है उसे एक्स एक्सेस पर दिखा दो। 0 एप्पल है, 10 बनाना है, 0 एप्पल है, 10 बनाना है, तो एप्पल तो 0 है लेकिन बनाना कितने हैं? 10 है, ये पॉइंट आ गया। अगला है 1 एप्पल 8 बनाना। एप्पल तो 1 है लेकिन बनाना 8 है, कुछ यहां आ रहा होगा। ठीक है मैम, ये भी क्लियर हो गया। 2 एप्पल 6 बनाना, 2 एप्पल्स है, 6 बनाना है, यहां आ गया। अगला है 3 एप्पल 4 बनाना, यहां आ गया। फिर है हमारे पास में कितना था? 4 एप्पल्स 2 बनानास, 4 एप्पल्स 2 बनानास हमारे पास में, तो 4 एप्पल्स 2 बनानास यहां पर। और लास्ट है हमारे पास में 5 एप्पल्स बनाना 0। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। अब अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो ना बच्चा, तो ये जो आपको लाइन मिल रही है ये ना कॉनकेव होगी ना कॉन्वेक्स होगी, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन को बोला जाता है बजट लाइन। क्या बोलते हैं? बजट लाइन। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हम प्राइस लाइन भी ज्यादातर बोलते हैं। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब देखा जाए तो ये लाइन भी यही शो कर रही है कि एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए, कि आप इस पॉइंट पर हो मान लो और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर आ गए हो, एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए आपको कितने बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। और ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपका बजट बोल रहा है, ये आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है भैया। ऑब्जर्वेशन क्या है? बजट लाइन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ आ रही है। एज मोर ऑफ वन गुड कैन बी बॉट
बाय डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ द अदर। अगर आपको एप्पल परचेज करनी है तो बनानास को कम करना पड़ेगा। बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम लाई ऑन द बजट लाइन। बेटा वो बंडल्स जो कंज्यूमर की इनकम के बराबर है, यहां पर जितने भी पॉइंट्स आए हैं, जितने भी पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी हम लोगों ने शो करे या फिर ए बी सी डी ई एफ, क्या नाम दे रखा था, ए बी सी डी ई एफ, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट हम लोगों ने निकाल के देखी थी। वो कॉस्ट किसके इक्वल आ रही थी, कंज्यूमर की मनी इनकम के इक्वल। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अगर मैं कोई पॉइंट अंदर बना देती हूं एच, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट डेफिनेटली क्या होगी, कंज्यूमर की मनी इनकम से कम होगी। ठीक बात हो गई कि ये जो बजट लाइन है ये 50,000 मान लो मनी इनकम है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो 25,000 होगा, 30,000 होगा। और अगर मैं बाहर कोई पॉइंट बना देती हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर कोई पॉइंट बना दिया, आर बना दिया, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी कॉस्ट मेरी इनकम से ज्यादा है, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए क्या है, अनअटेनेबल है। क्या है, अनअटेनेबल। यानी कि वो कॉम्बिनेशंस जो आपके बजट लाइन पर हैं और बजट लाइन के अंदर हैं, जैसे एच है, उन्हें आप अफोर्ड कर सकते हो, वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है। लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन बजट लाइन के बाहर हो जाता है, दैट इज बियॉन्ड योर औकात, उसको आप अटेन नहीं कर सकते, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है। तो वही लिखा है, बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर्स इनकम, वो कहां पर होंगे, बजट लाइन के अंदर होंगे। और बंडल्स विच कॉस्ट मोर देन कंज्यूमर्स इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम 20 रुपए है, उससे भी ज्यादा अगर किसी कॉम्बिनेशन की कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये आर कॉम्बिनेशन की कॉस्ट 20 रुपए से भी ज्यादा आ रही है, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो बजट लाइन के बाहर होगा और ऐसा कॉम्बिनेशन कंज्यूमर अटेन नहीं कर सकता। दोज आर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब मैम बजट लाइन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है, देखो जब मैंने आपको बजट सेट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था तो वो क्या था, प्राइस ऑफ एप्पल्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स प्लस प्राइस ऑफ बनानास इनटू क्वांटिटी ऑफ बनानास शुड बी लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम। एम मतलब मनी इनकम, यही था। लेकिन तो मैंने आपको क्या बताया था, बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जिन कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट है वो या तो मनी इनकम के इक्वल है, 20 रुपए के बराबर है, या फिर 20 रुपए से कम है। लेकिन बजट लाइन के लिए मैंने आपको क्या बोला, बजट लाइन के अंदर सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस आते हैं जहां पर कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज इक्वल टू कंज्यूमर की मनी इनकम। जैसे हम लोगों ने देखा सारे कॉम्बिनेशंस की मैंने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट कितनी आ रही थी, 20 रुपए आ रही थी, दैट इज इक्वल टू मनी इनकम। इनकम को आप वाई से भी डिनोट कर सकते हो, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, प्राइस ऑफ एप्पल्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स प्लस प्राइस ऑफ बनानास इंटू क्वांटिटी ऑफ बनानास, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू मनी इनकम। लेस देन का हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है। मतलब बजट सेट की अगर मैं बात करूं तो बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशंस आ गए जो बजट लाइन पर हैं और बजट लाइन के अंदर हैं। ठीक है कि इनकम कम खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन बजट लाइन में सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं विच आर ऑन द बजट लाइन, अंदर वालों की हम बात नहीं करते। ठीक है मैम, समझ में आया। कोई एक लेकर समझा दूं, तो मान लो मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, 3 एप्पल और 4 बनाना वाला, 3 एप्पल 4 बनाना, तो 3 एप्पल, एप्पल की क्वांटिटी है, ठीक है, और 4 बनाना, बनाने की क्वांटिटी 4 है। एप्पल की कॉस्ट कितनी थी, 4 रुपए, और बनाना कितने का था, 2 रुपए का, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, कितना आ रहा है, 20 रुपए। इट इज इक्वल टू मनी इनकम। क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं कि भैया बजट सेट में जो कॉम्बिनेशन की कॉस्ट है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम, लेकिन बजट लाइन में कॉम्बिनेशंस की कॉस्ट इज इक्वल टू मनी इनकम। ठीक है भैया, बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। बजट सेट की बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैंने यहाँ गलती से लाइन लिख रखा है ना, इट इज सेट, ठीक है। बजट लाइन इंडिकेट्स ऑल द पॉसिबल बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट द गिवन प्राइजेस। बजट लाइन में वो सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं 2 गुड्स के जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है और जिन कॉम्बिनेशंस की कॉस्ट उसकी इनकम के बराबर है, मतलब एंटायर इनकम उसने खर्च कर दी। लेकिन बजट सेट में सिर्फ वही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं विच कॉस्ट लेस देन, कि भैया उन कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर की मनी इनकम से कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है।
उसी हिसाब से हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाई थी कि पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू मनी इनकम। यहाँ पर था इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम। बजट लाइन की बात करते हैं। बजट लाइन वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सिर्फ बजट लाइन पर ही आते हैं कि भैया बजट लाइन वाले कॉम्बिनेशन सिर्फ बजट लाइन पर ही आते हैं। द बंडल्स ऑफ बजट लाइन लाई ऑन द बजट लाइन। लेकिन बजट सेट वाले जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बजट लाइन पर भी आते हैं और बजट लाइन के अंदर भी आते हैं। द बंडल्स ऑफ बजट सेट लाई ईदर ऑन और बिलो द बजट लाइन। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं जितना इजी और डीपली एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना इजीली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और तुम लोगों को वाकई में अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। मैं हर बार बोलती हूँ आई रियली नीड दैट मोटिवेशन ताकि मैं इस चैनल को लॉन्ग रन के अंदर कंटिन्यू रन कर सकूँ। एज इट इज़ माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ये कोई मेरा पार्ट टाइम नहीं है। अगर मुझे लगेगा यार सस्टेन नहीं हो पा रहा है देन आई हैव टू शिफ्ट टू सम अदर सोर्सेज। सो प्लीज़ आई रियली नीड नेट मोटिवेशन कि तुम लोग सपोर्ट करो और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन के स्लोप की बात करते हैं। हमेशा स्लोप कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें निकालना सिखाया है। स्लोप निकालना है, बजट लाइन के स्लोप की बात हो रही है, बजट लाइन के कर्व पर आ जाओ। वर्टिकल एक्सिस पर जो चेंज आ रहा है अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो चेंज आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस पर जो चेंज आ रहा है अपॉन एक्स एक्सिस पर जो चेंज आ रहा है। सो वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं बनानास, एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं एप्पल्स। तो चेंज इन बनानास अपॉन चेंज इन एप्पल्स, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ चेंज इन गुड वाई, चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका भी क्या हो गया, सेम ही स्लोप आ गया, चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स। अब बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके पीछे का एक रीजन है। अगर आप दोनों गुड्स की प्राइस का रेशियो ले लेते हो ना तो भी वो जो रेशियो आएगा वो एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के। कि भैया स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर आप निकाल कर देखो तो देखो चेंज इन वाई कितना था, 8 से 6 हो गया, मतलब 2 अपॉन चेंज इन एक्स कितना था, 1 से 2, तो कितना आया 1, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। समझ में आया ना मैंने कैसे निकाला कि भैया एक एप्पल पाने के लिए कितने बनाना सेक्रीफाइस करे, 2 बनाना सेक्रीफाइस करे, तो ऊपर 2 आ गया। कितने, एक एप्पल पाने के लिए नीचे 1 आ गया, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स कितना आया है, 2 आया है। मैंने कहा कि ये जो बजट लाइन का स्लोप है इसका एक फॉर्मूला और है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। नीचे एक्स एक्सिस पर जो गुड है उसकी प्राइस अपॉन वाई एक्सिस पर जो गुड है उसकी प्राइस। तो देखो एक्स एक्सिस पर जो गुड है वो क्या है, एप्पल है। एप्पल कितने का है, 4 रुपए का। वाई एक्सिस पर जो गुड है वो बनाना है, बनाना कितने का है, 2 रुपए का। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी हमेशा 2 ही आएगा, ये दोनों बराबर आएंगे। इसका मतलब क्या है भैया, 4 रुपए की चीज को सेक्रीफाइस, 4 रुपए की चीज को पाने के लिए आपने 2 रुपए की चीज सेक्रीफाइस करी, ठीक है, तो भी तो ये 2 ही आएगा, दोनों सेम ही आएंगे। तो याद रखना बजट लाइन का अगर कोई आपसे स्लोप पूछता है तो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, या फिर आप क्या करोगे एक्स एक्सिस पर जो गुड है उसकी प्राइस अपॉन वाई एक्सिस पर जो गुड है उसकी प्राइस। जैसे एप्पल्स की प्राइस है 4 रुपए, बनानास की प्राइस है 2 रुपए, ये भी 2 ही आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखा था, ये भी 2 ही आ रहा था। दिस इज द रीजन बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ठीक बात हो गई। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये जो बजट लाइन का स्लोप आया है ना, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसे हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसका मतलब द रेट एट विच वन गुड इज सेक्रीफाइस्ड इन द मार्केट टू ऑब्टेन एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर गुड। कि भैया एक एप्पल पाने के लिए आपको कितने बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आप चाहते नहीं हो, आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट आपको अलाउ ही नहीं कर रहा। मार्केट अलाउ नहीं कर रहा मतलब आपका बजट आपको अलाउ ही नहीं कर रहा। इसको हम प्राइस रेशियो भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम प्राइस का रेशियो ले रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। समझ में आया। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बजट लाइन का स्लोप क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, या फिर आप प्राइस का रेशियो ले लो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। अब देखो बजट लाइन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये तो मैं डायरेक्ट ही बता दूंगी, ये बजट लाइन है। बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
क्यों है मैम डाउनवर्ड स्लोपिंग? जब आप एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हो तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको बनानास का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि आपका बजट आपको अलाउ नहीं करेगा, आपकी इनकम कांस्टेंट है। सो बजट लाइन का स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। एज मोर ऑफ वन गुड कैन बी बॉट बाय डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ द अदर गुड। सेकेंड है बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। बेटा बजट लाइन ना तो कॉनकेव है ना फिर कॉन्वेक्स है। पीपीसी कॉनकेव था क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी। इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स था क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहां पर अगर आप निकाल के देखोगे, क्या निकाल के देखोगे, ये जो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है जिसका नाम है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। मैम एक बार करके बता दो, देखो सेम आएगा। मान लो बी से आप सी कॉम्बिनेशन पर आ रहे हो, 2 बनाना सेक्रीफाइस करें एक एप्पल को पाने के लिए, 2 आ रहा है। देन आप सी कॉम्बिनेशन से डी कॉम्बिनेशन पर चले गए तो अगेन आप 6 से 4 आप 2 बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हो, वही एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए 2 आ रहा है। देन आप डी कॉम्बिनेशन से ई कॉम्बिनेशन पर आ गए, 4 से 2 अगेन आप 2 बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हो एक एप्पल को पाने के लिए। हर बार ये सेम आ रहा है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। दिस इज द रीजन कि ये हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरी बात भैया इसका एक फॉर्मूला ये है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स हमेशा 4 है, प्राइस ऑफ वाई हमेशा 2 है, ये कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो भैया ये रेशियो चेंज हो ही नहीं सकता। समझ में आई मेरी बात? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो। इसका स्लोप हम ऐसे भी निकालते हैं ना, पी एक्स अपॉन पी वाई, और प्राइस रेशियो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट है, हम प्राइसेस को बार बार चेंज नहीं कर रहे। ठीक है मैम, अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं चेंजेस इन बजट लाइन, कि मैम बजट लाइन में चेंज आ गया तो देखो जब पूरी की पूरी बजट लाइन हमारी उठकर आगे चले जाती है या फिर पूरी की पूरी बजट लाइन उठ के पीछे चले जाती है, उसे बोलते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन बजट लाइन। लेकिन मैंने क्या कहा, बजट लाइन ऐसे है और ये ऐसे हो गई, सिर्फ एक ही जगह से उठी है, उसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो ये शिफ्ट भी हम पढ़ेंगे, ये रोटेशन भी हम पढ़ेंगे। बजट लाइन में चेंज कब आता है बच्चा? जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या फिर चीजों की प्राइस में कोई चेंज आ जाए। याद रखना, या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या फिर चीजों की प्राइसेस में कोई चेंज आ जाए। मैम कैसे, एक बार समझाओ। देखो मैंने कहा मान लो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, अगर इनकम उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो वो ज़्यादा खरीद सकता है, वो ऐसे कॉम्बिनेशंस चूज कर सकता है जिसमें उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है बजट लाइन क्या करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई तो उसे कम खरीदना पड़ेगा, ऐसे कंजम्पशंस चूज करने पड़ेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशंस चूज करने पड़ेंगे जहां पर उसे कम खरीदना पड़ रहा है क्योंकि इनकम कम है, तो बजट लाइन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगी। सो वही है, अगर इनकम में चेंज आ रहा है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस कांस्टेंट है, बजट लाइन राइट साइड में शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। इनकम कम हो गई, बजट लाइन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है मैम, समझ में आया? अब मैंने कहा प्राइस में कोई चेंज आ गया तो इसमें 3 बातें हैं। मैंने कहा मान लो दोनों गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है, दोनों गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है, चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, तो भी बजट लाइन शिफ्ट ही करेगी। कैसे? देखो मैंने कहा ये बजट लाइन है, मैंने कहा दोनों गुड, एक तरफ क्या है हमारा गुड एक्स है एप्पल्स और एक तरफ हमारा गुड वाई है बनाना। मैंने कहा दोनों गुड सस्ते हो गए, दोनों गुड्स अगर सस्ते हो जाएंगे तो आप दोनों गुड्स को ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? दोनों गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो दोनों को आप ज्यादा खरीद सकते हो ना, तो दोनों अगर सस्ते हो जाएंगे तो आप दोनों को ज्यादा खरीद सकते हो। बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट दिखाएगी, हमें राइटवर्ड शिफ्ट दिखाएगी। मैंने कहा दोनों गुड्स एक साथ महंगे हो गए, दोनों गुड्स महंगे हो गए कि भैया एक एप्पल 4 रुपए की, एक बनाना 2 रुपए का। मैंने कहा दोनों गुड्स सस्ते हो गए, यानी कि अब ये जो एप्पल है वो 2 रुपए में मिल जाती है, ये बनाना 1 रुपए में मिल जाता है, तो हम ज्यादा खरीदेंगे, बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट आ गया। दोनों गुड्स महंगे हो गए, जो एप्पल 4 रुपए की आ रही थी वो 8 रुपए की हो गई और जो बनाना 2 रुपए का आ रहा था वो 4 रुपए का हो गया। दोनों अगर महंगे हो गए तो हम कम खरीदेंगे, बजट लाइन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगी। सो अगर इनकम में चेंज आ रहा था, पीछे पढ़ा, तो भी बजट लाइन शिफ्ट हो रही थी। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है और एक साथ दोनों गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है तो भी बजट लाइन हमारी क्या करेगी, शिफ्ट करेगी।
फॉल इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर प्राइजेस इंक्रीज होंगी तो हम कम खरीदेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। मैम और क्या केसेस हो सकते हैं? चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। देखो भैया, जो कमोडिटी हमारी एक्स एक्सिस पर है, यानी कि जो हमारा गुड एक्स है, सिर्फ उसकी प्राइस में चेंज आ रहा है, गुड वाई की प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। क्लियरली लिखा है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक ही गुड की प्राइस में चेंज आता है तो बजट लाइन शिफ्ट नहीं होती, क्या होती है? रोटेट होती है। मैंने बोला ये बजट लाइन है, मैंने कहा सिर्फ जो गुड एक्स है ना, सिर्फ गुड एक्स वो सस्ता हो गया। जो एप्पल्स, बनानास तो 2 रुपए के मिल रहे हैं, ठीक है, जो एप्पल हमें 4 रुपए की मिल रही थी, अब वही एप्पल हमें 3 रुपए की मिलने लग गई, तो बनाना तो मैं उतने ही खरीदूंगी, मैं एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगी क्योंकि एप्पल सस्ती हुई है सिर्फ। तो अगर मैं एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज करूंगी तो मेरी बजट लाइन इस तरह से राइट साइड में शिफ्ट नहीं होगी, रोटेट करेगी, क्योंकि बनानास तो उतने के उतने ही हैं। मैंने कहा बनानास की प्राइस तो वही है, ये जो एप्पल्स है ना बेटा, ये एप्पल महंगी हो गई, पहले 4 रुपए की मिलती थी एप्पल, अब एक एप्पल 6 रुपए की मिलने लग गई, तो मैं एप्पल्स कम परचेज करूंगी, तो हमारी बजट लाइन लेफ्ट साइड में रोटेट कर जाएगी। सो अगर एक्स की प्राइसेस कम होगी, बजट लाइन राइट साइड में रोटेट करेगी, अगर एक्स की प्राइसेस इंक्रीज होगी तो बजट लाइन लेफ्ट साइड में रोटेट कर जाएगी। सेम ऐसा ही हो सकता है गुड वाई के साथ में भी। मैंने कहा कि भैया ये हमारी बजट लाइन है, यहाँ पर हमारे पास में एप्पल्स है गुड एक्स, और ये है हमारा बनानास। मैंने बोला एप्पल्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, एप्पल तो 4 रुपए की ही है, बनाना की प्राइस में चेंज आ रहा है, बनाना 2 रुपए का है। मैंने कहा बनाना जो है वो सस्ता हो गया, बनाना 1 रुपए में ही मिलने लग गया, तो हम बनाना ज्यादा खरीदेंगे, बजट लाइन राइट साइड में रोटेट कर गई, ऊपर मतलब राइट। और मैंने बोला बनाना महंगा हो गया, 4 रुपए का हो गया, तो हम बनाना कम परचेज करेंगे, बजट लाइन लेफ्ट साइड में रोटेट कर गई। क्लियर हो गई अच्छे से सारी बातें? तो ये हो गया भैया चेंज इन बजट लाइन, शिफ्ट भी बता दिया मैंने, और मैंने आपको रोटेशन भी बता दिया। शिफ्ट कब हुआ? जब इनकम इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या फिर दोनों गुड्स की प्राइसेस बराबर प्रपोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। रोटेशन कब होगा? जब दोनों में से किसी एक गुड की प्राइसेस में चेंज आ रहा है। लास्ट आता है अब हमारे पास में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से। कार्डिनल वाले में हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, यहां पर आईसी एनालिसिस है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट ऐसी सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और वो अपने खर्चे को चेंज नहीं करना चाहता, विद नो इंटेंशन टू चेंज इट, क्योंकि यहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और हाँ, प्राइजेस इनकम गिवन है, यानी कि दोनों चीजें कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहां पर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होगा। मैम कौन कौन सी? पहली कंडीशन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई किसके इक्वल होना चाहिए? प्राइजेस के रेशियो के। मैम ये क्या बोल गए? MRS ऑफ एक्स फॉर वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर कमोडिटी वाई। इस बात का मतलब क्या है? ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, याद आया? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था? MRS, कि कंज्यूमर जो है वो x को सब्स्टिट्यूट कर रहा है y के लिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, वो y को सेक्रीफाइस कर रहा है, x को पा रहा है, वो x को सब्स्टिट्यूट कर रहा है y के लिए। ये जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो किसके बराबर आना चाहिए? रेशियो ऑफ प्राइजेस। रेशियो ऑफ प्राइजेस मतलब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और ये किसका स्लोप होता है? ये होता है हमारे बजट लाइन का स्लोप। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब इनडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए। अब इनडिफरेंस कर्व का स्लोप तो क्या बताता है कि एक गुड को इंक्रीज करने के लिए दूसरे का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ रहा है, ताकि हर लेवल पर बराबर सेटिस्फैक्शन मिले। ये कंज्यूमर चाहता है, ये कंज्यूमर की इच्छा है। और ये जो प्राइस का रेशो है, जो बजट लाइन का स्लोप है, ये कंज्यूमर को उसकी औकात दिखाता है कि आप बोल रहे हो मुझे तो 60,000 का फोन खरीदना है, ठीक है भैया, ये इच्छा है, और आपकी इनकम है 50,000, वो एक्चुअल है, औकात है। तो जहां पर आपकी इच्छा और आपका बजट मैच कर जाता है, आपकी इच्छा और आपकी औकात मैच कर जाती है, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा कि भैया तुम्हारा बजट भी 50,000 का है और तुम 50,000 का ही फोन खरीदना चाहते हो, यहां पर इक्विलिब्रियम होगा।
सो जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई किसके इक्वल हो, प्राइजेस के रेशियो यानी कि बजट लाइन के स्लोप के, तब इक्विलिब्रियम होगा। एक तो ये कंडीशन, साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स, एमआरएस डिक्रीज होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होना चाहिए। मैंने क्या बताया, जब एमआरएस डिक्रीज होता है तभी इंडिफरेंस कर्व क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। अगर एमआरएस इंक्रीज होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा। मतलब एमआरएस के फॉल होने का मतलब है इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तो कंज्यूमर को क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, एमआरएस प्राइजेस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। एमआरएस क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, प्राइजेस का रेशियो यानी कि पीएक्स अपॉन पीवाई क्या है, बजट लाइन का स्लोप। मतलब क्या है कि ये तो बजट लाइन है आपकी और ये हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व बना दिया। जिस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब जब ये एक दूसरे के टेंजेंट हैं, टेंजेंट पढ़ा था ना क्लास 10th के अंदर सर्कल्स वगैरह के अंदर, जहां पर ये एक दूसरे को टच कर लेते हैं, जब ये एक दूसरे के टेंजेंट है, बराबर हो गए, वहां इक्विलिब्रियम हो गया। सो आईसी और प्राइस लाइन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए। अब आईसी क्या बताता है हमें, द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई, कि कंज्यूमर एप्पल्स को परचेज कर रहा है और वो बनानास को सैक्रिफाइस कर रहा है। ये उसकी विलिंगनेस है, ये उसकी इच्छा है कि कितने वो बनाना सैक्रिफाइस करना चाहता है एक एप्पल को पाने के लिए। तो जब उसकी इच्छा कौन शो कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व, वो किसके इक्वल हो जाए, is equal to the rate at which the market allows x to be substitute for y। वो किसके इक्वल हो जाए कि भैया इतना तुझे बनाना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा x को पाने के लिए, एप्पल्स को पाने के लिए, क्योंकि तेरा बजट ही इतना है। मार्केट अलाउ कर रहा है मतलब कि आपका बजट आपको कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है, आपका बजट आपको इतना ही अलाउ करेगा। तो जब आपकी इच्छा कि आप इतना बनाना सेक्रीफाइस करना चाहते हो एप्पल को पाने के लिए, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू इतना आपको मार्केट अलाउ कर रहा है, इतना आपको आपका बजट अलाउ कर रहा है। पहली चीज क्लियर हो गई। क्या हो अगर एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई जो है इज ग्रेटर देन प्राइस का रेशियो, या फिर ये कम है प्राइस के रेशियो से, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा। देखो अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई ज्यादा है, मतलब कंज्यूमर जो है वो ज्यादा वाई सेक्रीफाइस करना चाहता है एक्स को पाने के लिए, वो ज्यादा बनाना सेक्रीफाइस करना चाहता है एप्पल्स को पाने के लिए। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो ये ज्यादा है ना, एमआरएस ज्यादा है, जबकि बजट इतना बोल रहा नहीं है कि तुझे इतना सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वाई टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, विलिंग वाला, is greater than the rate at which he has to actually sacrifice y to obtain one more unit of y। इस सिचुएशन में क्या होगा, भैया इतनी जरूरत नहीं है, हालांकि वो ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है, क्योंकि हो सकता है उसे एक्स से सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, तो वो क्या करेगा, वो एप्पल्स खरीदता जाएगा। जैसे जैसे वो एप्पल्स खरीदता जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम लोगों ने देखा था जैसे जैसे हम गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, और वो डिक्रीज होके क्या होगा, इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इट इंड्यूसेस कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स, क्योंकि यहां पर वो चाह रहा है ज्यादा सेक्रीफाइस करना एक्स को पाने के लिए, इतना बजट बोल नहीं रहा, तो ठीक है वो एक्स परचेज करता जाएगा। जैसे जैसे वो एक्स को परचेज करेगा, एप्पल्स का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, मतलब वो इनडिफरेंस सेट पर नीचे आता जाएगा। वैसे वैसे एमआरएस डिक्रीज होता जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये एमआरएस ऑफ एक्स फॉर वाई कम है, यानी कि कंज्यूमर उतना वाई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता एक्स को पाने के लिए, क्योंकि उसके मन में बनानास के प्रति जो डिजायर है वो बढ़ने लग गई है, वो उतना बनाना एक्स के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, बनाना के लिए उसके मन में डिजायर बढ़ने लग गई है। लेकिन मार्केट उसको बोल रहा है कि भैया तुझे ज्यादा वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्स को पाने के लिए, क्योंकि तेरा बजट तुझे अलाउ नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में एमआरएस एक्स वाई कम है ना, तो वो क्या करेगा, एक्स का कंजम्पशन कम करेगा, एक्स का कंजम्पशन वो क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि उसका बजट बोल रहा है कि भैया तुझे ज्यादा वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्स को पाने के लिए, ये चीज ज्यादा है, बजट उसे अलाउ नहीं कर रहा, तो वो बोलता है ठीक है मैं एक्स कम खरीदूंगा। जैसे जैसे वो एक्स को कम परचेज करेगा, यानी कि ये आपका एक इंडिफरेंस सेट बना हुआ है, जैसे जैसे वो एक्स को, एक्स मतलब
एप्पल्स को कम कंज्यूम करेगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ हम आते हैं मतलब हम एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे थे, अगर वो एप्पल्स को कम कंज्यूम करेगा, दोबारा ऊपर जा रहा है, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, और फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, px अपॉन py के इक्वल आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं था बट ठीक है मैंने बता दिया। दूसरी कंडीशन आपको पता है, ये एमआरएस फॉल होना चाहिए, मतलब इनडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, टेंजेंट कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द ओरिजिन। दिस इज बिकॉज marginal utility derived from every commodity must decline as we consume more of it। रीजन मैंने बताया था, जैसे जैसे हम कमोडिटी एक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं कंजम्पशन, एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, इसीलिए हम उसके लिए बनानास को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। तो मैंने क्या बताया, एमआरएस क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए, मतलब इनडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। करेक्ट हो गया अच्छे से। अब देखो यहां पर मान लो 3 इंडिफरेंस कर्व गिवन है, बजट लाइन हमें हमारी औकात बताती है। देखो मान लो ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है इस पे कुछ पॉइंट्स है P, Q, R। इन पॉइंट्स की देखा जाए तो जो कॉस्ट है कि भैया इन कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करने की जो कॉस्ट है वो आ रही है 35,000 और कंज्यूमर की इनकम जो है वो है 50,000। ठीक है भैया, और ये जो ब्लू वाला है इस पे भी कुछ कॉम्बिनेशंस है, A है, B है और C है। इन कॉम्बिनेशंस को चूज करने की जो कॉस्ट आ रही है वो 50,000 आ रही है। ठीक बात हो गई। और ये जो IC3 है ये तो औकात से बाहर है, इस पे जो पॉइंट्स है मैंने बोला S पॉइंट है, इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 75,000 आ रही है। तो मुझे बताओ ये जो IC3 है ये तो अनअटेनेबल है, ये तो बजट से ही बाहर हो जाता है। IC1 कंज्यूमर नहीं लेगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बजट ज़्यादा है, वो 50,000 खर्च कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब बजट लाइन इनडिफरेंस कर्व के क्या है, टेंजेंट है, मतलब इक्वल है, मतलब ये स्काई ब्लू वाला हमारा इनडिफरेंस कर्व, यहाँ पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। मैम क्यों नहीं होता, अगर आप मान लो A पॉइंट भी ले लेते हो ना सेम इनडिफरेंस कर्व पर कि भैया ये बजट लाइन है और ये मेरा इनडिफरेंस कर्व है, मेरा एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। इक्विलिब्रियम C पर हो रहा है जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर आप A या B पॉइंट भी ले रहे हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मैम क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा आपका बजट ही इतना है और ये A पॉइंट बजट से बाहर हो जाता है, B पॉइंट भी बजट के बाहर हो जाता है, C पॉइंट ही ऐसा है जो आपके बजट के अंदर अंदर है कि आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक बात हो गई। तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो कार्डिनल वाले के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे थे कार्डिनल नंबर्स के अंदर। कैसे कि भैया बेटे ने पहला पराठा खा के बोला 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया, दूसरा पराठा खा के बोल रहा है 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी के हिसाब से आप यूटिलिटी को नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्या दे सकते हो, रैंकिंग दे सकते हो। ठीक है मैम। अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम लोगों ने एक इमेजिनरी यूनिट डिसाइड करी थी, जैसे डिस्टेंस के लिए किलोमीटर्स होती है, लिक्विड के लिए लीटर्स मिलीलीटर्स होती है, वैसे ही एक इमेजिनरी यूनिट थी यूटिल। यहां पर इस तरह की कोई इमेजिनरी यूनिट का हम लोगों ने यूज नहीं करा। कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन इन एग्जैक्ट नंबर्स। कार्डिनल वाले के अंदर जो कंज्यूमर था वो अपने सेटिस्फैक्शन को एग्जैक्ट नंबर्स में बयां कर सकता था कि पराठा खा के 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, चपाती खा के 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे इटालियन पसंद है तो पिज्जा जो है वो मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देता है, चाइनीज नहीं पसंद वो मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देता है। ऑर्डिनल वाले में आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, आप अपने सेटिस्फैक्शन को एग्जैक्टली नंबर्स में नहीं बता सकते। आप सिंपली बोलोगे मुझे पिज्जा ज़्यादा पसंद है, बर्गर कम पसंद है, मुझे पिज्जा ज़्यादा पसंद है, मुझे मोमोज कम पसंद है, मुझे नूडल्स ज़्यादा पसंद है, मुझे मैगी कम पसंद है। तो आप इस तरह से एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देते, आप सिर्फ क्या करते हो, रैंकिंग देते हो। फिर भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। ठीक है मैम, समझ में आ गया और चैप्टर हमारा समाप्त। तो 2 चैप्टर्स हम लोगों ने वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अपने आप में ही 2 चैप्टर्स, 2 पार्ट्स थे, कार्डिनल वाला वन शॉट में, ऑर्डिनल वाला वन शॉट में। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिमांड। अगेन इट विल बी अ वन शॉट लेक्चर, एक वीडियो में पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर यूजफुल लगा तो एक कमेंट करके जाना,
बताना क्या अच्छा लगा, कहीं कोई कमी है तो प्लीज अपना फीडबैक भी देना, जो भी तुम्हारा फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव, आई जस्ट वांट टू नो इन कमेंट्स। बाय बाय।